In the last video, we have started the DNA replication, how DNA divides or replicates, and the mode or the method by which DNA replicates is known as semi-conservative method of DNA replication. We will proceed the same topic in this video, and here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट होता है, ये बात तो हमने समझ ली थी, बट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेस्लन एंड स्थैल ने किस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंटली और आगे प्रूव किया कि डीएनए इसी मेथड से रेप्लिकेट होता है। इसको प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो ई कोलाई पे किया गया। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मेस्लन एंड स्थैल ने ई कोलाई पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले जब हम मेस्लन एंड स्थैल के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इन्होंने ई कोलाई को लिया और इस ई कोलाई को इन्होंने ग्रो किया कल्चर मीडियम पे। ई कोलाई को ग्रो किया कल्चर मीडियम पे। ई कोलाई को जब कल्चर मीडियम पे ग्रो किया गया तो यहाँ पे कल्चर मीडियम में अमोनियम क्लोराइड लिया गया। कल्चर मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम पे बैक्टीरिया को ग्रो किया जा रहा है, इस मीडियम को कहा जाता है कल्चर मीडियम। इस कल्चर मीडियम में इन्होंने लिया अमोनियम क्लोराइड और यहाँ पे जो नाइट्रोजन लिया गया, दिस नाइट्रोजन इज N15, यानी कि 15N। नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज किए थे। याद रखना है हमें कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज नहीं किए गए थे। मेस्लन एंड स्थैल ने जो आइसोटोप्स यूज किए थे वो थे 14N एंड 15N, यानी कि नॉर्मल आइसोटोप्स से, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड में सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है 15N। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 15N। अब ये 15N क्या है, ये 14N क्या है और इससे किस तरीके का डीएनए बनता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जब यहाँ पे बात की जाती है कि जैसा भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है उसमें वैसा ही डीएनए मिलता है। अब अगर नाइट्रोजन में आइसोटोप में 14N है या 15N है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसके हिसाब से, मेस्लन एंड स्थैल के हिसाब से, डीएनए 3 टाइप का है। ऐसा डीएनए जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं उनमें 14N है। ऐसा डीएनए जिनमें दोनों स्ट्रैंड्स में 14N है। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल डीएनए, या इसको हम बोलते हैं लाइट डीएनए, लाइट डीएनए। नॉर्मल डीएनए और लाइट डीएनए। हमारी बॉडी में N14 डीएनए जो होता है, यानी कि जो 14N सोर्स है, यही नाइट्रोजन हमारे डीएनए में प्रेजेंट होता है। फिर डीएनए के स्ट्रैंड में अगर एक स्ट्रैंड में 14N है और एक में 15N है तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। एक स्ट्रैंड में 14N है, एक स्ट्रैंड में 15N है। एक में लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का और एक में हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का। हम ऐसे भी कह सकते हैं 14N को लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन बोला जाता है, 15N को हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन बोला जाता है। तो यहां पे हम मेंशन भी कर देते हैं, दिस इज लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का एंड 15N इज heavy isotope of nitrogen। क्लियर? उसी तरीके से एक और डीएनए है अगर फॉर एग्जाम्पल, और इस डीएनए में अगर दोनों स्ट्रैंड्स में 15N है, दोनों स्ट्रैंड में 15N है, तो इसको हम कहेंगे हैवी डीएनए, हैवी डीएनए। अब
डीएनए तो ये बात खुद बोलेगा नहीं कि मैं लाइट हूं, मैं हाइब्रिड हूं या मैं हैवी हूं। तो ये कैसे इनको डिफरेंशिएट किया गया कि डीएनए किस तरीके का है, इनको सेपरेट करके देखा गया। इनको क्या करके देखा गया? सेपरेट करके देखा गया। और डीएनए के सेपरेशन के लिए सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया गया। अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो तीनों डीएनए को टेस्ट ट्यूब में डाला गया और टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज किया गया। जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो देखा गया 3 बैंड बन रहे हैं, एक बैंड नीचे, एक बैंड बीच में और एक बैंड ऊपर। 3 तरीके के बैंड बन रहे हैं। तो 3 तरीके के बैंड 3 तरीके के डीएनए को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे नीचे वाला हैवी डीएनए, सबसे नीचे वाला बैंड रिप्रेजेंट करता है हैवी डीएनए को। बीच वाला बैंड रिप्रेजेंट करता है हाइब्रिड डीएनए को, हाइब्रिड डीएनए। एंड ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है लाइट डीएनए को। तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जहां पे भी हमें बैंड मिल जाता है उसके आधार पे ये बताया जा सकता है कि डीएनए कैसा है, लाइट है, हाइब्रिड है या हैवी है। और ये भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन कौन सा है। ये दोनों बातें हमें पता लग सकते। तो मैस्लन एंड स्थैल ने भी इसी तरीके से जब डीएनए को सेपरेट किया, सेंट्रीफ्यूगेशन से जब डीएनए का सेपरेशन किया गया तो ये देखा गया कि डीएनए का बैंड कहाँ बन रहा है। तो अगर टेस्ट ट्यूब में, अगर सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में या टेस्ट ट्यूब में केवल नीचे का बैंड है तो समझ में आना चाहिए कि ये हैवी डीएनए है। केवल ऊपर का बैंड है तो समझ में आना चाहिए लाइट डीएनए। अगर ऊपर नीचे दोनों बैंड गायब है, केवल बीच का बैंड है, तो ये हाइब्रिड डीएनए है। तो इस तरीके से जैसा भी बेंडिंग पैटर्न है उसके हिसाब से हम डीएनए का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये बात पता होनी चाहिए कि 3 टाइप के डीएनए होते हैं और किस तरीके से वो 3 टाइप के बनते हैं, क्योंकि उनमें जो स्ट्रैंड है उसमें अगर स्ट्रैंड में दोनों ही हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है तो वो हैवी है, क्योंकि अगर इसका और इसका सम करेंगे तो 30 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 29 आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 28 आएगा। तो अगर ऐसे देखें तो भी ये हैवी है, ये बीच का है और ये लाइट डीएनए है। और आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन से भी हम पता लगा सकते हैं, बट सबसे बेस्ट है कि बेंडिंग पैटर्न देख ली जाए। अब हमने क्या देखा कि जब मैस्लन एंड स्थैल ने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ई कोलाई को ग्रो किया कल्चर मीडियम पे। इस कल्चर मीडियम पे जब ग्रो किया गया तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यूज किया। अमोनियम क्लोराइड जब यूज किया तो इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो 15N था, यानी कि कैसा नाइट्रोजन था? यहाँ पे नाइट्रोजन का कौन सा आइसोटोप यूज किया गया है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देखा गया कि जैसा नाइट्रोजन होगा वैसे ही नाइट्रोजन बेस बनेंगे और जैसे नाइट्रोजन बेस होंगे वैसा ही डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे डीएनए बनेगा 15N या N15। तो यहाँ पे कैसा डीएनए बनेगा, कैसा स्ट्रैंड बनेगा? ऐसा स्ट्रैंड जिसमें क्या होगा? 15N या N15 होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ पे ये जो N15 है जो कहाँ पे मौजूद है? अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में या अमोनियम क्लोराइड या कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है। ये ई कोलाई में एंटर करेगा। जब ये N15 ई कोलाई में एंटर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसे जैसे ये यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे N15 एंटर करेगा, तो जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एंटर करेगा वैसा ही नाइट्रोजन बेस बनेगा। जैसा नाइट्रोजन बेस बनेगा वैसा ही डीएनए बनेगा। तो इस ई कोलाई में कैसा डीएनए है? इस ई कोलाई को जब ग्रो किया गया तो इसके अंदर जो डीएनए होगा, ई कोलाई के अंदर जो डीएनए होगा, इसके डीएनए में दोनों स्ट्रैंड कैसे होंगे? दोनों स्ट्रैंड 15N के होंगे, दोनों स्ट्रैंड, क्योंकि जब ग्रो किया गया तो मीडियम में जो सोर्स ऑफ नाइट्रोजन था वो N15 रखा गया। क्लियर है? तो जैसा कल्चर मीडियम होगा वैसा ही डीएनए बनेगा। अब इस ई कोलाई ने क्या किया? मल्टीप्लाई करना शुरू किया और अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली। जितनी भी कॉपीज बनेगी सभी की सभी ई कोलाई में यही वाला हैवी डीएनए होगा।
सभी ई कोलाई में कैसा डीएनए होगा? हैवी डीएनए। अब क्या किया गया, जब ई कोलाई ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, जब ई कोलाई ने अपना मल्टीप्लिकेशन किया, तो बहुत सारी ई कोलाई हो गई। इसमें से एक ई कोलाई को, जिसका डीएनए में 15N और 15N था, इसको लेके एक दूसरे कल्चर मीडियम पे रखा गया। तो यहाँ पे जो कल्चर मीडियम है अब दूसरा रखा गया। इस कल्चर मीडियम में फिर से अमोनियम क्लोराइड का यूज किया गया और यहाँ पे अब जो नाइट्रोजन है वो लिया गया 14N। नाइट्रोजन क्या लिया गया यहाँ पे? 14N, यानी कि लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन को यहाँ पे यूज किया गया है। अब यहाँ पे जैसा नाइट्रोजन होगा वैसा ही नाइट्रोजन बेस बनेगा और जैसा नाइट्रोजन बेस बनेगा वैसा ही डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे वो 14N के बनेंगे। कैसा पता लगेगा? यहाँ पे ये ई कोलाई है, इस ई कोलाई के पास 15N डीएनए है। ई कोलाई के पास क्या है? ई कोलाई के पास, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ उसको, इस ई कोलाई के पास जो डीएनए है वो 15N और 15N है। क्लियर? अब यहाँ पे इस ई कोलाई के पास 15N है, बट जिस मीडियम में इसको रखा गया है उस मीडियम में क्या दिया गया है? 14N। तो डीएनए का बनना डिपेंड करता है जिस मीडियम पे आपने पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या डीएनए को रखा है, यानी कि डीएनए का बनना उस पर डिपेंड करता है जैसा मीडियम होगा, जैसा कल्चर मीडियम है। तो कल्चर मीडियम में 14N है। अब यहाँ पे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला अनवाइंडिंग, यहाँ पे इतना डिटेल में हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि N15 है और N15 ही बनेगा, तो यहाँ पे हमें कोई इशू नहीं आया था कि इसको हम बना के देखें। यहाँ पे हम बना के देखेंगे इस चीज को। यहाँ पे सबसे पहले होगी अनवाइंडिंग, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाएंगे, ये दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए, ये वाला भी 15N और ये वाला भी 15N, दोनों 15N है, 15N। तो पहला स्टेप क्या हुआ? अनवाइंडिंग, दोनों स्ट्रैंड्स खुल गए, दोनों स्ट्रैंड्स अनकॉइल हो गए। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि इस ई कोलाई के डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स खुल चुके हैं, अनवाइंडिंग हो चुकी है, पहला स्टेप। क्लियर? अब यहाँ पे अनवाइंडिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड और फॉर्मेशन ऑफ न्यू चेन। तो यहाँ पे नई चेन का फॉर्मेशन होगा। अब नई चेन बनना किस पे डिपेंड करता है? उस कल्चर मीडियम के नाइट्रोजन पे डिपेंड करता है, जो कल्चर मीडियम में सोर्स ऑफ नाइट्रोजन दिया गया है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N दिया गया है। तो यहाँ पे नई चेन जो बनेगी, ये नई चेन बनेगी 14N, ये नई चेन बनेगी 14N। क्लियर? नई चेन क्या बनी? 14N। अब ये जो नई चेन बनी है ये किसके हिसाब से बनी है? पुरानी चेन के हिसाब से। पहले एक डीएनए था, बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक डीएनए था, अब 2 डीएनए है। पहले एक डीएनए था, अब 2 डीएनए है। पहले हैवी डीएनए था, अब 2 हाइब्रिड डीएनए बने। क्लियर? जब यहाँ पे 2 डीएनए बने, इन दोनों डीएनए में हमने क्या देखा कि दोनों डीएनए में 50% पार्ट जो है वो ओल्ड डीएनए का है, 50% पार्ट जो है वो न्यू डीएनए का है। यानी कि इस डीएनए में भी 50% पार्ट कंजर्व हुआ है। तो इससे मैस्लन एंड स्थैल ने ये कंफर्म कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। इसमें जब भी रेप्लिकेशन होता है तो 50% पार्ट जो है या ओल्ड डीएनए का पार्ट न्यू डीएनए के साथ रहता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि पुराने स्ट्रैंड के हिसाब से ही नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो सेमी कंजर्वेटिव मोड यहाँ पे प्रॉपर क्या हो जाता है? प्रूव हो जाता है।
अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये हाइब्रिड डीएनए है? तो इस हाइब्रिड डीएनए का पता लगाने के लिए यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, और सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया गया तो यहाँ पे जो बैंड मिला डीएनए का वो मिला बिल्कुल बीच में, और बीच में जब बैंड मिलता है तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज हाइब्रिड डीएनए। तो यहाँ पे हमें क्या बात समझ में आई? यहाँ पे ये बात हमें समझ में आई कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, दो बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट की हैं इस पूरे पेज में, हमने दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट की है कि मेस्लन एंड स्थैल ने डीएनए का रेप्लिकेशन जो बताया है वो बताया है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए रेप्लिकेट करता है, पहली और इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने ई कोलाई पे एक्सपेरिमेंट किया, और जिस मीडियम पे ई कोलाई को रखा जाता है वहां पे जैसा भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है तो वैसा ही डीएनए बनता है। अगर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन में 14N है तो नया स्ट्रैंड भी 14N का ही बनेगा। अगर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन में 15N है तो न्यू डीएनए चेन या न्यू डीएनए स्ट्रैंड भी 15N का ही बनेगा। तो जैसा कल्चर मीडियम वैसा का वैसा उसका डीएनए बन जाएगा, जो भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होगा वैसा डीएनए बनेगा। यहाँ पे 15N था तो 15N डीएनए की न्यू चेन बनी, यहाँ पे 14N था तो यहाँ पे जो न्यू चेन बनी वो 14N की बनी। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब यहाँ पे इन दो बातों के हिसाब से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे दो स्टैंड बन गए हैं, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे स्टैंड्स बने हैं। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आगे और प्रोसीड करते हैं कि ये समझाने के लिए कि जब ई कोलाई को रखा जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो किस किस तरीके से यहाँ पे डीएनए के नंबर इंक्रीज होते हैं, ये बात भी हमें समझनी होगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, क्लियर। अब यहाँ पे मेस्लन एंड स्थैल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे ई कोलाई को यूज किया, और ई कोलाई में जब एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया तो यहाँ पे हैवी डीएनए से शुरू किया गया। तो ये बात भी याद रखना है, अनटिल और अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो, कुछ भी मेंशन ना हो, तो वहां पे हमें शुरुआत कैसे करनी है, हैवी डीएनए से ही करनी है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द डीएनए। तो यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये ई कोलाई का डीएनए स्ट्रैंड है। इस ई कोलाई के डीएनए स्ट्रैंड में दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो 15N के हैं, दोनों स्ट्रैंड किसके हैं, 15N के हैं। यानी कि ये जो डीएनए है ये हैवी डीएनए है, ये जो डीएनए है वो कैसा है, हैवी डीएनए, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि इसमें अगर नंबर ऑफ डीएनए काउंट करें, हैवी डीएनए, लाइट डीएनए या हाइब्रिड डीएनए को काउंट करें तो कैसे कैसे काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे टोटल डीएनए 1, एक ही डीएनए है। 14N नहीं दिखाई दे रहा, 0, यानी कि लाइट डीएनए यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट केस 14N 15N 0, 14 15 भी हमें दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि हाइब्रिड डीएनए भी यहाँ पे नहीं है। लास्ट वन 15N 15N, एक ही डीएनए है और ये एक कौन सा है, 15N और 15N है। तो यहाँ पे एक ही डीएनए है और वो भी कैसा है, 15N और 15N। अब क्या डीएनए ने आके ये बताया है कि मैं हैवी हूं, नहीं बताया, तो फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा, और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा इस डीएनए को इस ट्यूब में रखा जाएगा या इस ट्यूब में इंसर्ट किया जाएगा और सेंट्रीफ्यूगेशन इसका होगा। तो यहाँ पे जो बैंड मिलेगा वो बैंड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो बैंड मिलेगा वो बैंड मिलेगा नीचे। हैवी डीएनए का बैंड हमेशा कहाँ मिलेगा, नीचे। नीचे अगर बैंड मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि दिस डीएनए इज हैवी डीएनए, बोथ द स्ट्रैंड्स इज ऑफ 15N, दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, इसमें 15N के हैं। अब इस ई कोलाई की जनरेशन बनानी है, इस ई कोलाई की जनरेशन बनानी है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, क्लियर। जब भी ई कोलाई की जनरेशन हम बनाएंगे या मेसन एंड स्थैल ने बनाई तो यहाँ पे क्या देखा कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है
वो 20 मिनट में रेप्लिकेट करता है, यानी कि इकोलाई बैक्टीरिया 20 मिनट में अपनी कॉपी बनाता है। तो यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया की पहली जनरेशन बनाने के लिए 20 मिनट लगे, इकोलाई की पहली जनरेशन बनाने के लिए कितने मिनट लगे? 20 मिनट्स लगे। क्लियर? जब इकोलाई की पहली जनरेशन बनाने के लिए 20 मिनट लगे तो ऐसा क्या मीडियम दिया इसको जिससे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन भी हो और यहाँ पे उस सोर्स को यूज करके डीएनए रेप्लिकेट भी हो जाए। तो यहाँ पे ई कोलाई को जिस कल्चर मीडियम पे रखा, उस कल्चर मीडियम में जो अमोनियम क्लोराइड यूज किया गया, हम यही देख रहे हैं कि ई कोलाई को जिस कल्चर मीडियम पे ग्रो करते हैं वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। अब अमोनियम क्लोराइड में जो उसका नाइट्रोजन है वो 14N है या 15N है, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जिस कल्चर मीडियम पे ई कोलाई को ग्रो किया तो वहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 14N। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि जैसा कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स होगा वैसा ही डीएनए बनेगा, नया स्ट्रैंड, वैसा ही डीएनए का नया स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया? यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे सबसे पहले इसकी अनकॉइलिंग की गई, ये दोनों अनकॉइल हो गए, 15N और 15N अनकॉइल हो गए। अब ये जब अनकॉइल हो गए तो यानी कि ये जो मेथड है इसको हम क्या बोलेंगे? अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए और अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की अनकॉइलिंग हो गई। क्लियर? अब यहाँ पे कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? 14N। तो न्यू चेन जो बनेगी वो कैसी बनेगी? वो बनेगी 14N की। न्यू चेन कैसी बनेगी? 14N की। ये बन गई 14N की न्यू चेन, ये बन गई 14N की न्यू चेन। तो ओल्ड चेन थी 15N की, न्यू चेन बनी 14N की। क्लियर है ये बात कि नई चेन किसकी बनेगी? जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होगा कल्चर मीडियम में। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 14N। तो 14N है तो जो न्यू चेन बनी वो कैसी बनी? 14N। जो न्यू चेन बनी वो कैसी बनी? 14N। न्यू चेन 14N, न्यू चेन 14N। क्लियर? तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? ई कोलाई को मल्टीप्लाई करने में कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट। ई कोलाई को जिस मीडियम पे रखा जाता है उस कल्चर मीडियम में अमोनियम क्लोराइड रखा जाता है और इसमें यहाँ पे जैसा भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है वैसा ही नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। बार बार एक बात इसलिए रिपीट की जा रही है जिससे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए कि नया स्ट्रैंड वही बनेगा जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होगा कल्चर मीडियम का। क्लियर? अब यहाँ पे फिर से हम काउंट करेंगे। टोटल डीएनए 1 और 2, 2 डीएनए है। टोटल डीएनए 2। अब यहाँ पे 14N 14N नहीं दिखाई दे रहा, 0। 14N और 15N 2 और 15N और 15N 0, यानी कि लाइट डीएनए 0, हाइब्रिड डीएनए 2 एंड हैवी डीएनए 0। अब क्या डीएनए ने आके बताया कि मैं हाइब्रिड हूं? नहीं। तो सेम यहाँ पे क्या किया जाएगा? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो यहाँ पे क्या देखा गया कि जो डीएनए का बैंड है ये बीच में आ रहा है। तो डीएनए का बैंड जब बीच में आ गया तो इसने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डीएनए है ये वाला, ये है हाइब्रिड डीएनए। ये जो डीएनए है वो हाइब्रिड डीएनए। अब फर्स्ट जनरेशन के बाद यहाँ पे डेवलप की गई सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के बाद डेवलप की गई सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन डेवलप करने के लिए फिर से ई कोलाई को कल्चर मीडियम पे रखा गया। कल्चर मीडियम पे रखा गया और जब सेकंड जनरेशन बनाई गई, सेकंड जनरेशन बनाई गई तो जो टाइम लगा वो लगा 40 मिनट्स। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि जब यहाँ पे 20 मिनट हैं तो यहाँ पे 20 मिनट होने चाहिए, 40 मिनट क्यों रखे गए हैं? 40 मिनट समय क्यों लगा? क्योंकि ये वाली जो जनरेशन है ये जनरेशन है पेरेंटल जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल ये है पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन से पहली जनरेशन बनाने में 20 मिनट, पेरेंटल जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाने में तो 40 मिनट ही लगेंगे। 20 यहाँ के, 20 यहाँ के, टोटल 40 मिनट।
20 मिनट यहाँ के, 20 मिनट यहाँ के, टोटल कितने हो गए? 40 मिनट। तो सेकेंड जनरेशन को बनाने में लगेंगे 40 मिनट्स। सेकेंड जनरेशन को बनाने में 40 मिनट्स लगेंगे और बैक्टीरिया को जिस कल्चर मीडियम में रखा जाएगा दोबारा से वहां पे अमोनियम क्लोराइड होगा और इस अमोनियम क्लोराइड में अब फिर से सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N होगा। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? 14N। हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कितने डीएनए हैं? 2 डीएनए हैं। यहाँ पे कितने डीएनए? 2, और ये दोनों हाइब्रिड डीएनए हैं। तो हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए की अनकॉइलिंग हुई, यहाँ पे अनकॉइलिंग हुई, क्लियर। यहाँ पे जो डीएनए है वो कैसे हैं हमारे पास? ये जो डीएनए हैं ये हैं 14N 15N, ये दोनों एक थे, अनकॉइलिंग हो गई। यहाँ पे 14N 15N अनकॉइलिंग हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे 2 जो डीएनए थे उनकी हो गई अनकॉइलिंग, क्लियर। अब यहाँ पे जो कल्चर मीडियम रखा गया है उसमें है अमोनियम क्लोराइड और वहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है 14N। तो यहाँ पे जो भी नई चेन बनेगी, जो भी नई चेन बनेगी वो बनेगी 14N की। तो यहाँ पे 14N, यहाँ पे 14N, 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 ये जो नई चेन बनी वो कैसी बनेगी? 14N की, क्लियर। अब यहाँ पे टोटल डीएनए 4, टोटल डीएनए कितने हैं? 4। इसमें अगर हम देखें 14N, 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 14N 2, 14N, 15N, 14N और 15N। अगर हम देखें तो यहाँ पे 14N, 15N, 14N, 15N 2 एंड 15N, 15N 0। तो 15N जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं और 14N वाले जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कल्चर मीडियम पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N, जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वैसा ही डीएनए। तो जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन वैसा ही डीएनए बन रहा है, तो 14N के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और 15N के नंबर कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये 4 स्टैंड्स बने और इन 4 स्टैंड्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 14N, 14N यानी कि लाइट डीएनए 2, हाइब्रिड 2 एंड हैवी डीएनए 0। कैसे पता लगाएंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, इनको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में इंसर्ट कर देंगे, फिल कर देंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन जब किया जाएगा तो डीएनए बैंड्स बनेंगे, 2 डीएनए बैंड्स मिलेंगे, एक ऊपर और एक बीच में। ऊपर वाला बैंड लाइट डीएनए और बीच वाला बैंड हाइब्रिड डीएनए का। अब इसको यूज करके, ये है सेकेंड जनरेशन, इस सेकेंड जनरेशन को यूज करके थर्ड जनरेशन बनाई जाएगी। तो यहाँ पे ये सेकेंड जनरेशन है, इस सेकेंड जनरेशन को यूज करके क्या बनाई जाएगी? थर्ड जनरेशन। अगर पहली यानी कि पेरेंटल जनरेशन से पहली जनरेशन बनी 20 मिनट लगे, दूसरी जनरेशन बनी 40 मिनट लगे, तीसरी जनरेशन बनेगी तो फिर +20 हो जाएगा। तो यानी कि हर जनरेशन के बाद हर जनरेशन को बनाने के लिए 20 मिनट लग रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जब 20 मिनट ऐड किए जाएंगे तो 40 मिनट आएंगे, 40 में फिर 20 मिनट ऐड किए जाएंगे तो 60 मिनट्स आएंगे, फिर 20 मिनट ऐड कर देंगे 80 मिनट्स आएंगे। तो इस तरीके से 20-20 मिनट हमें प्लस करने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या किया कि थर्ड जनरेशन बनाने के लिए यहाँ पे 60 मिनट्स लगे। जिस कल्चर मीडियम पे बैक्टीरिया को ग्रो कराया थर्ड जनरेशन बनाने के लिए, वो फिर से अमोनियम क्लोराइड थी, वहां पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N था, क्लियर। अब यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे अगर सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन आ रही है तो यहाँ पे क्या देखा कि डीएनए का नंबर डबल हो रहा है, सिंपल सा। अब यहाँ पे कुछ रटना नहीं है, डीएनए का नंबर डबल हो रहा है। जब पहली जनरेशन बनी थी, अगर हम देखें कि जब फर्स्ट जनरेशन थी तो फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या देखा? 2 डीएनए बने थे।
फर्स्ट जनरेशन में 2 डीएनए थे, सेकंड जनरेशन में 4 डीएनए थे और थर्ड जनरेशन में 8 डीएनए हो गए। थर्ड जनरेशन में 8 डीएनए हो गए। अब इसमें साधारण सी बातें पता लगाएं कि हैवी डीएनए N15 कितने, एक भी नहीं है। हैवी डीएनए एक भी नहीं दिख रहा। हाइब्रिड डीएनए का नंबर कांस्टेंट है। हाइब्रिड डीएनए का नंबर अगर हम देखें तो यहां से कांस्टेंट चल रहा है। कैसे कांस्टेंट चल रहा है, यहां पे अगर हम देखें हाइब्रिड डीएनए 2, हाइब्रिड डीएनए 2 सेकेंड जनरेशन में, आगे भी हम देखें तो हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे 2, हाइब्रिड डीएनए यहाँ पे 2 है, ये सेकंड जनरेशन ही है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए 2 ही रहेगा, यानी कि 8 में से 2 तो हाइब्रिड डीएनए है। और अगर यहाँ पे 8 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 6। तो 6 क्या बनेंगे, लाइट डीएनए। कैसे पता लगाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो यहाँ पे फिर से 2 बैंड दिखेंगे। कॉमन बात है, एक बैंड ऊपर एक बैंड बीच में। ऊपर वाला बैंड लाइट डीएनए, बीच वाला बैंड हाइब्रिड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। इसको नॉर्मली आप करके देखें एक बार। ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कैसे हो रहा होगा, बट जब हम इसको कॉपी में करेंगे तो ये बहुत ईजी है। केवल स्टेप्स फॉलो करने हैं। और स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाएंगे, डीएनए को बनाएं, प्रॉपर बनाएं, डीएनए के स्ट्रैंड्स अनवाइंड करें, देख लें सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, वैसा ही नया स्ट्रैंड बना दे, तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी, किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। क्लियर है। अब इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम देखें फोर्थ जनरेशन बनाने का, अगर इसी जनरेशन से हम फोर्थ जनरेशन बनाएं, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ जनरेशन बनाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझना है। केवल कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहां पे अब +20 करेंगे तो यहां पे समय लगेगा 80 मिनट्स। समय कितना लगेगा, 80 मिनट फोर्थ जनरेशन के लिए। क्लियर। अब यहां पे जिस मीडियम में हम डीएनए को रखेंगे NH4Cl, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N, तो जैसा नाइट्रोजन वैसा ही न्यू स्टैंड ऑफ डीएनए। अब इधर देखें, अगर सेकेंड जनरेशन में 4 डीएनए थे तो इससे डबल बनेंगे थर्ड जनरेशन में, यानी कि 8 डीएनए। और अगर 8 डीएनए थर्ड जनरेशन में है तो इससे डबल, यानी कि अब यहां पे फोर्थ जनरेशन के लिए हम निकाल सकते हैं टोटल डीएनए जो होंगे दैट इज 16। टोटल डीएनए 16 बनेंगे, 8 का दुगना। क्यों 8 का दुगना, क्योंकि 8 यहां पे डीएनए है, 8 डीएनए यानी कि डबल स्टैंडर्ड, सभी अनकॉइल होंगे, फिर उनके नई चेन बनेगी, टोटल 16 बन जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखें यहाँ पे 14N का कितना नंबर है, 14N 15N का कितना नंबर है, और 15N और 15N का कितना नंबर है। क्लियर। तो बहुत आसान है। 15N सोर्स ऑफ कल्चर मीडियम में नहीं मिला, यानी कि 15N तो बन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जो कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर रखा है वहां पे N15 नहीं है, तो ये चेन तो बन ही नहीं सकती, तो इट विल बी 0। केवल ये कब थी, पेरेंटल जनरेशन से आई थी। क्लियर है, केवल पेरेंटल जनरेशन में थी। हाइब्रिड जो डीएनए है, हाइब्रिड डीएनए कांस्टेंट चल रहा है, सेकेंड जनरेशन में 2, थर्ड जनरेशन में 2, तो यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में भी 2 ही बनेंगे। क्लियर है, क्योंकि N15 के 2 ही स्ट्रैंड है। N15 के अगर हम सिंगल स्ट्रैंड माने तो 2 ही है। क्लियर। 14N अब यहाँ पे 16 में से अगर -2 करते हैं, 16 - 2 करते हैं तो 14 आएगा, तो यहाँ पे बचे हुए 14 बनेंगे लाइट डीएनए। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो सेम डीएनए पैटर्न ऐसा ही दिखाई देगा विदाउट एनी चेंज। तो डीएनए पैटर्न ऐसा का ऐसा रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि किस तरीके का सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कल्चर मीडियम में दिया गया है, वैसा ही डीएनए स्ट्रैंड बनने वाला है। क्लियर है। तो इनसे हमने क्या सीखा, इनसे हमने ये सीखा कि जब इकोलाई डिवाइड करता है, जब जनरेशन बनती है, उसकी फर्स्ट बने सेकंड बने, तो हर जनरेशन को बनने में 20 मिनट लगेंगे, यानी कि पेरेंटल जनरेशन से पहले जनरेशन बनने में 20 मिनट,
पहली जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने में 20 मिनट, अगर पेरेंटल जनरेशन से सेकेंड जनरेशन को देखें तो टोटल 40 मिनट्स का समय है। उसमें अगर जैसे जैसे नेक्स्ट जनरेशन हमें बनानी है तो +20 हमें करना है। पहली बात तो ये, जैसा भी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन कल्चर मीडियम में रखा गया है, डीएनए का न्यू स्ट्रैंड वैसा ही बनेगा। क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एन ई कोलाई सेल विद लाइट डीएनए, बहुत ध्यान से देखना है, जब मेस्लन एंड स्थैल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो वहां पे जो शुरुआत में जो ई कोलाई सेल का जो डीएनए लिया गया था शुरुआत में पेरेंटल जनरेशन में, वो लिया गया था हैवी डीएनए। ठीक है, यहां पे एन ई कोलाई सेल विद लाइट डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो इन अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन में ग्रो किया गया है लाइट डीएनए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डीएनए बना लेते हैं। ये है लाइट डीएनए। लाइट डीएनए में 14N होता है, ये लाइट डीएनए है। इसको जिस मीडियम पे ग्रो किया गया है NH4Cl जिस मीडियम पे ग्रो किया गया है वहां पे लिया गया हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो है 15N। हैवी आइसोटोप का मतलब 15N नाइट्रोजन यहाँ पे यूज किया गया है। क्लियर? अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि यह है कल्चर मीडियम और इस कल्चर मीडियम में ई कोलाई को ग्रो किया गया है। जब इस ई कोलाई से फर्स्ट जनरेशन बनेगी तो बनने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट्स। कितना समय लगेगा? 20 मिनट्स। क्लियर? ये बात हम पढ़ के आए हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आफ्टर ग्रोथ ऑफ 60 मिनट्स, 60 मिनट की ग्रोथ के बाद परसेंटेज ऑफ लाइट, हाइब्रिड एंड हैवी डीएनए, यानी कि 60 मिनट बाद हमें परसेंटेज निकालनी है तीनों की। तो सबसे पहले इसकी जनरेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसकी फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट बाद। तो सबसे पहले अनकॉइलिंग ऑफ द डीएनए, डीएनए की अनकॉइलिंग हो गई, ये दोनों स्टैंड्स खुल गए, 14N अनकॉइल हो गए। अब यहाँ पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 15N। तो यहाँ पे जो न्यू डीएनए बनेगा वो बनेगा 15N। न्यू डीएनए स्ट्रैंड जो बनेगा दैट विल बी 15N। अब यहाँ पे जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या पता लगेगा कि यहाँ पे जो बैंड दिखाई दे रहा है वो बीच में दिखाई दे रहा है। तो ये बीच में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो डीएनए है ये है हाइब्रिड डीएनए। दिस डीएनए इज हाइब्रिड डीएनए। ये बात याद रखनी है हमेशा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें कि फर्स्ट जनरेशन आ गई, फिर हमें यहाँ पे आगे चलना है सेकेंड जनरेशन के लिए। सेकेंड जनरेशन के लिए प्रोसीड करना है। सेम यहाँ पे ई कोलाई को ग्रो करेंगे, जिस कल्चर मीडियम पे ग्रो करेंगे वहां पे NH4Cl लेंगे, 15N। अब यहाँ पे अगर 20 मिनट लगे हैं तो यहाँ पे कितने मिनट्स लगेंगे? 40 मिनट्स यहाँ पे लगेंगे। अगर यहाँ पे 20 मिनट लगे हैं तो सेकेंड जनरेशन को बनाने में +20 हो जाएंगे, तो टोटल 40 मिनट्स। 40 मिनट्स बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहले इनकी अनकॉइलिंग होगी। इनकी क्या होगी? अनकॉइलिंग। ये अनकॉइलिंग हो गई, ये स्टैंड्स अलग हो गए। अब यहाँ पे स्टैंड अलग हो गए तो 14N है, ये 14N है, यहाँ पे बनाना था एक्चुअली 14N। Here I draw 14N, 14N, right. Here I draw red one, right. So red one is 15N and yellow one is 14N, right. This is 14N. तो यहाँ पे 14N अलग हुआ, 15N अलग हुआ, तो यहाँ पे हम रेड से बना लेते हैं 15N। अब सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है?
सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है यहाँ पे 15N, तो यहाँ पे जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा 15N का, 15N का न्यू डीएनए बनेगा 15N का, न्यू डीएनए बनेगा 15N का, न्यू डीएनए बनेगा 15N का। क्लियर? तो ये बन गई इसकी सेकंड जनरेशन। अब यहाँ पे थर्ड जनरेशन बनाएंगे तो सेम वही प्रोसेस रिपीट किया जाएगा। सेम प्रोसेस का मतलब यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे रखा जाएगा इसको NH4Cl में, 15N सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, और अब यहाँ पे लगेंगे 60 मिनट्स। अब यहाँ पे कितने लगेंगे? 60 मिनट्स। अब ये टोटल 4 डीएनए है। टोटल कितने डीएनए हैं? 4। इन चारों डीएनए की अनकॉइलिंग होगी, तो यहाँ पे येलो से सबसे पहले मैं 14N को मेंशन कर देती हूँ, 14N, राइट। अब यहाँ पे जो 15N है वो है रेड कलर से 15N, यहाँ पे रेड कलर से है 15N, 15N। क्लियर? अब यहाँ पे एक और बनेगा, यहाँ पे एक और बनेगा, और यहाँ पे भी हम 2 और बना लेते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर यहाँ पे इनको अनकॉइल करेंगे तो यहाँ पे 8 स्ट्रैंड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे 8 स्ट्रैंड्स मिलेंगे। अब यहाँ पे नया जो स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा 15N का, 15N का नया स्ट्रैंड मिलेगा, 15N का नया स्ट्रैंड मिलेगा, 15N का नया स्ट्रैंड मिलेगा, 15N का नया स्ट्रैंड, 15N का नया स्ट्रैंड, 15N का, हर केस में नया स्ट्रैंड 15N का, यहाँ पे पुराना भी 15N है, नया स्ट्रैंड 15N का, और यहाँ पे पुराना भी 15N है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कितना डीएनए है, कितना यहाँ पे लाइट, हैवी एंड हाइब्रिड डीएनए है, उसका परसेंट कितना है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल डीएनए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे टोटल डीएनए कितने हैं? टोटल डीएनए है यहाँ पे 8। टोटल डीएनए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या देखा जाएगा? यहाँ पे देखा जाएगा लाइट कितने हैं। लाइट का मतलब 14N 14N कितने हैं, उसका परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूँ ऊपर वाले केस को। तो यहाँ पे हम देखें कि लाइट का परसेंटेज कितना है, तो लाइट का परसेंटेज 0%। इसमें हमें एक भी 14N दिखाई नहीं दे रहा है। 14N नहीं दिखाई दे रहा है, इसका परसेंट 0 है। अब हम बात करते हैं इस 8 में से 2 हमें हाइब्रिड दिखाई दे रहे हैं, तो हाइब्रिड का परसेंट कैसे निकालेंगे? हाइब्रिड का परसेंट निकालेंगे 2/8 इंटू 100%। निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे 1/4 इंटू 100, यानी कि ये हो जाएगा 25%। तो हाइब्रिड डीएनए कितना है? 25%। फिर हम हैवी डीएनए निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6। हैवी डीएनए 6 आउट ऑफ 8 इंटू 100, 3/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। तो इस तरीके से हम डीएनए की परसेंटेज को काउंट कर सकते हैं कि कितना डीएनए कहाँ पे परसेंट में प्रेजेंट है, हैवी, लाइट और हाइब्रिड डीएनए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। An E. coli cell with hybrid DNA was allowed to grow in a culture medium. हाइब्रिड डीएनए है। अब यहाँ पे जो डीएनए लिया गया है ई कोलाई का, वो लिया गया है 14N एंड 15N। हाइब्रिड डीएनए यूज किया गया है।
allowed to grow in a culture medium containing light isotope of nitrogen। यहाँ पे ई कोलाई को जिस मीडियम पे ग्रो किया गया है उस मीडियम में प्रेजेंट है लाइट आइसोटोप, 14N आइसोटोप प्रेजेंट है। आफ्टर सेकेंड जनरेशन फाइंड आउट परसेंट, सेकेंड जनरेशन के बाद परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो पहली जनरेशन आएगी 20 मिनट बाद, तो यहां पे दोनों स्ट्रैंड की अनकॉइलिंग होगी, ये दोनों स्ट्रैंड अनकॉइल हो गए, 14N एंड 15N। इसको हम दूसरे कलर से बनाएंगे तो प्रॉपर समझ में आएगा, यहाँ पे रेड कलर से बना देती हूँ मैं, क्योंकि 15 के लिए हमने रेड कलर ही यूज किया है, 15N। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, 14N सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है कल्चर मीडियम में, तो यहाँ पे 14N सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, तो नया स्ट्रैंड भी 14N ही बनेगा, नया स्ट्रैंड 14N ही बनेगा। क्लियर? यहां पे ये बन गई फर्स्ट जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन बनानी है, तो यहां पे इनको अनकॉइल कर देते हैं, इनको अनकॉइल कर देते हैं, और यहाँ पे एक स्ट्रैंड रेड का ले लेते हैं, क्योंकि 15N है, यहाँ पे 15N ले लेते हैं, और यहाँ पे बाकी सारे 14N 14N 14N। ये हमें बनानी है सेकेंड जनरेशन, जो कि बनेगी 40 मिनट्स बाद। NH4Cl यूज करेंगे सेम, और यहाँ पे सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N लेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा, यहाँ पे नया स्ट्रैंड बनेगा जैसा सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन 14N, तो न्यू डीएनए भी 14N एंड न्यू डीएनए भी 14N। क्लियर है? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ लाइट, हैवी एंड हाइब्रिड डीएनए, तीनों की परसेंटेज काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम लाइट डीएनए की परसेंटेज काउंट करेंगे, तो लाइट डीएनए यहाँ पे देखें तो 1 2 3 आउट ऑफ 4, तो लाइट डीएनए की परसेंटेज, लाइट डीएनए परसेंटेज इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 75%। कितनी है? 75%। वहीं अगर हम देखें हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड यहाँ पे एक ही है लास्ट वाला, तो यहाँ पे हाइब्रिड डीएनए की परसेंट, हाइब्रिड डीएनए की परसेंट, तो यहाँ पे 1/4 इंटू 100 इज इक्वल टू 25%। एंड हैवी डीएनए की परसेंट, हैवी डीएनए की परसेंट 0%, एक भी 15N नहीं है। क्लियर है? तो ये दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ई कोलाई विथ फुली radioactive DNA was allowed to grow in a culture medium containing non-radioactive isotope. After growth of 40 minutes, find out the percentage of radioactive and non-radioactive DNA respectively. तो अगर हम मेस्लन एंड स्थैल का एक्सपेरिमेंट देखें तो इन्होंने रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स यूज नहीं किए थे। क्लियर? इन्होंने नॉर्मल नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए थे 14N एंड 15N। अब जो रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज किए थे उन साइंटिस्ट का नाम था टेलर, उन्होंने रेडियोएक्टिव थायमिडीन यूज किया था। तो यहाँ पे उसी एक्सपेरिमेंट को बेस मानते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा। यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीएनए वाज अलाउड टू ग्रो, तो यहाँ पे डीएनए को हम मान लेते हैं, ये जो डीएनए है ये है रेडियोएक्टिव डीएनए, रेडियोएक्टिव डीएनए यानी कि जो येलो है ये रेडियोएक्टिव डीएनए है। अब इस रेडियोएक्टिव डीएनए को ई कोलाई के रेडियोएक्टिव डीएनए को जिस कल्चर मीडियम में रखा गया है, ये कल्चर मीडियम है नॉन रेडियो एक्टिव। अब 20 मिनट्स बाद यहाँ पे क्या होगा कि नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम है, तो यहाँ पे पहले तो अनवाइंडिंग होगी, ये दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गए। अब यहाँ पे जो न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा वो डिपेंड करेगा कल्चर मीडियम में कैसा सोर्स है। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो नॉन रेडियो एक्टिव, तो ये बना नॉन रेडियो एक्टिव। तो ये नॉन रेडियो एक्टिव व्हाइट वाला, नॉन रेडियो एक्टिव और येलो वाला रेडियो एक्टिव। ये तो बनी इसकी फर्स्ट जनरेशन 20 मिनट बाद। अब 40 मिनट्स बाद
दोबारा से नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में रखा, तो यहां पे नॉन रेडियो एक्टिव मीडियम में रखेंगे तो फिर से नई जनरेशन जो आएगी यानी कि सेकंड जनरेशन आएगी। इस सेकंड जनरेशन का पता कैसे लगाएंगे, पहले ये दोनों अनवाइंड होंगे, ये दोनों अनवाइंड हो गए, यहाँ पे येलो भी आ गया, और यहाँ पे अब अनवाइंडिंग के बाद न्यू चेन का फॉर्मेशन होगा। न्यू चेन का फॉर्मेशन पुरानी चेन पे डिपेंड करेगा, तो ये बन गई न्यू चेन, ये बन गई न्यू चेन। क्लियर? अब कैसे मेंशन करेंगे, येलो वाला रेडियो एक्टिव, व्हाइट वाला नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसे मेंशन करेंगे। अब हमने क्या देखा, हमें परसेंटेज निकालनी है, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव, इसमें हाइब्रिड नहीं होगा, या तो रेडियो एक्टिव ही होगा या नॉन रेडियो एक्टिव ही होगा। अगर डीएनए का एक भी स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है तो यहाँ पे रेज आएंगी, रेडियो एक्टिविटी शो होगी। तो यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल डीएनए 4, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव निकालेंगे पहले, तो रेडियो एक्टिव परसेंटेज 2/4 × 100 इज इक्वल टू 50%, और नॉन रेडियो एक्टिव की परसेंटेज निकालेंगे तो ये भी 2/4 × 100 इज इक्वल टू 50%। तो दोनों की जो परसेंटेज है वो 50-50% है। क्लियर है? क्योंकि रेडियो एक्टिव 2 है, यहाँ पे येलो वाला 2 है, तो वहाँ पे रेज आएंगी, रेडियो एक्टिविटी वो शो करेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैस्लन एंड स्थेल ने किस तरीके से इकोलाई को कल्चर मीडियम पे ग्रो किया और वहाँ पे वैसा ही स्टैंड बना जैसा कल्चर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स था। और इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द मैस्लन एंड स्थेल।